अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस को। इससे पहले जो है हमने एचटीएमएल के बारे में पढ़ा कि एचटीएमएल क्या है, उसकी डिफरेंट टेक्स पढ़े, उसकी जो है डिफरेंट प्रैक्टिस की। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारी एचटीएमएल का कोर्स नहीं देखा है तो आप लोग पहले प्लीज़ काइंडली जाके वो देख लें। कहाँ से मिलेगा? आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी हर एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तकरीबन 6 या 7 वीडियो है जिसमें हमने कंप्लीट एचटीएमएल किया है। इसके अलावा जो है ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। तो वो पहले जाके देख ले, फिर आप लोग जो है जब सीएसएस पे आएँगे तो सीएसएस के अंदर आप लोगों को चीज़ों की समझ आएगी। क्योंकि सीएसएस के अंदर आप लोग तब तक नहीं आ सकते जब तक आप लोगों का एचटीएमएल ना हो, जितना मैंने करवाया है, सही है? तो अगर एचटीएमएल आप लोगों को आता है तो आप लोग फिर जा सकते हैं सीएसएस के अंदर। तो आज जो है सीएसएस हम स्टार्ट करेंगे। सो सीएसएस है क्या? सो सीएसएस इज स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है, हाईलाइट भी किया है कि इसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो ये हमारे पास सीएसएस एक स्टाइल शीट है जिसके थ्रू आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने वेबसाइट को जो है उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था एचटीएमएल के शुरू में कि एचटीएमएल क्या बनाते हैं। एचटीएमएल जो है हमारे पास वो किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को कलर देना, उसको सही तरीके से फॉन्ट देना, उसको अलाइनमेंट देना और डिफरेंट स्टाइलिंग करना, वो सीएसएस का काम है। सो सीएसएस के बारे में मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग जो है अगर कोई पूछे कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं तो आप लोग उसको आंसर करें कि सीएसएस। सही है? तो सीएसएस हमारे पास किस लिए यूज़ किया जाता है? सीएसएस ये एक स्टाइल लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट की या वेबसाइट मीन्स कलेक्शन, वेब पेज मीन्स कलेक्शन ऑफ, ये वेबसाइट मीन्स कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और वेब पेज इज अ सिंगल पेज ऑफ वेबसाइट। सही है? सो हमारे पास क्या होता है कि आप लोग जब वेबसाइट्स बनाते हो तो वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, लाइक होम होता है, इस तरह जो है हमारे पास कॉन्टैक्ट अस होता है, अबाउट अस होता है, गैलरी का पोर्शन होता है। तो ये डिफरेंट पेजेस है, इनने मिलके बनाया होता है वेबसाइट। सो किसी भी वेब पेज को या किसी भी वेबसाइट को प्रेजेंट करना या उसको विजुअल अपीयरेंस, मतलब जो आपको नजर आ रहा है वो देना, उसको हम कहते हैं सीएसएस। अब अगर मैं जो सॉफ्टवेयर मैंने अभी ओपन किया है, अगर इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप लोग ऊपर देखें, यहाँ पर ये जो है इसका कलर आप लोगों को नजर आ रहा है। इसी तरह फाइल मेन्यू है, इसका कलर नजर आ रहा है। पेज का कलर व्हाइट है, बटन का कलर ग्रे टाइप है, रूलर का कलर जो है ये ब्लू, लाइट ब्लू टाइप है। इसी तरह डिफरेंट चीजों का कलर जो है और डिफरेंट अलाइनमेंट जो है आप लोगों को एक विजुअल अपीयरेंस नजर आ रही है, प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। तो इसी तरह सीएसएस काम करता है। सही है कि आप लोगों ने वेबसाइट तो बना लिया, अब उस वेबसाइट को जो है अगर आप लोगों ने स्टाइलिंग करनी है, आप लोगों ने उसको कलर देना है, उसकी अलाइनमेंट करनी है, फॉन्ट फैमिली सेट करनी है, तो उसके लिए हम सीएसएस का यूज़ करते हैं। सिंपल एज़ दैट। सही है? सो सीएसएस क्या करता है? इट अलाउड वेब डेवलपर टू कंट्रोल लेआउट। आप लोग जो लेआउट बनाते हैं, मतलब लेआउट का मतलब ये है कि जो चीज़ आप लोग को स्क्रीन पे दिखती है, ये कितनी चीज़ें कहाँ पे होगी, और फिर जो है मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ और उसके अंदर गैलरी पोर्शन है, तो कितने जो है पिक्चर एक पेज पे आएँगे, फिर दूसरे पेज पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो क्या होगा? तो इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप डिफरेंट लेआउट बना सकते हैं, और इसके अलावा जो है हम कलर्स किसी भी चीज़ की कलरिंग करेंगे, मतलब कलर प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है। फ़ॉन्ट फैमिली आप सेट कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एचटीएमएल के जितनी भी टैग हमने पढ़े उसका हम सीएसएस करेंगे, और एट द एंड हम एक जो है प्रोजेक्ट भी बनाएँगे विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल एंड सीएसएस। एचटीएमएल और सीएसएस को कंबाइन करके आप लोग एक अच्छा-सा वेबसाइट या एक अच्छा-सा पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन कर पाएँगे। मैं भी करवाऊँगा, आप लोगों ने भी फिर मेरे साथ करना है। अच्छा, तो सीएसएस जो है, अब हम पढ़ रहे हैं तो सीएसएस की कुछ वर्जन्स आए थे, तो वो वर्जन हम पढ़ लेते हैं। सो सीएसएस का सबसे पहले आया था सीएसएस 1। सो सीएसएस 1 जो है हमारे पास, ये 1996 में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था, और इट इज़ द फर्स्ट वर्जन ऑफ सीएसएस। और ये जो है इसके अंदर बेसिक कोर कांसेप्ट थे स्टाइलिंग के लिए, मतलब इसके अंदर इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी जो आजकल आप लोगों को मिल रही है। सही है? तो इसके अंदर मतलब ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था
96 में। CSS वर्जन 2 जब आया था तो ये लॉन्च हुआ था हमारे पास 1998 में। 1998 में और CSS के मुकाबले में, CSS 1 के मुकाबले में इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा सेलेक्टर पे बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सेलेक्टर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, अब HTML अलग लैंग्वेज है, CSS अलग लैंग्वेज है, दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं वो भी आज के इस वीडियो हम देखेंगे। और फिर अगर किसी HTML एलिमेंट को आपने कलर देना है, लेट्स से हमने हेडिंग बनाया तो हेडिंग को कलर देना है, तो उसके लिए हम सेलेक्टर का यूज करते हैं। या इसके अलावा जो है इसके अंदर लेआउट ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो इट्स मीन के CSS 1 के मुकाबले में ये थोड़ा सा एडवांस था, उसके अंदर चीज़ें ज़्यादा थी, सही है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास CSS 3 आया था। तो CSS 3 जो है इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर आ गए थे, सही है। और इसके अंदर लाइक राउंडेड कॉर्नर, किसी भी चीज़ की राउंडेड कॉर्नर हो, लाइक रेक्टेंगल में ड्रा कर रहे हो तो ये हम पढ़ेंगे बॉर्डर रेडियस के अंदर। ग्रेडियंट कलर इसके अंदर आ गए थे। ग्रेडियंट कलर्स मीन्स कि मोर देन वन कलर एक शेप के अंदर फिल कर सकते हैं। ट्रांजिशंस आए थे, मतलब डिफरेंट चीजों को मूव करना वो। और इसी तरह एनिमेशन, डिफरेंट स्टाइल्स आए थे। ट्रांजिशन और एनिमेशन पे बाय द वे हम काम भी करेंगे। तो मतलब ये है कि इसके अंदर CSS 3 के अंदर जो है ये हमारे पास आप लोगों का एडवांस वर्जन था और ये मॉड्यूलर वर्जन था। तो आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मॉड्यूलर वर्जन का क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय मॉड्यूलर। मॉड्यूलर वर्जन, सही है। तो CSS 3 जो है इट इज अ मॉड्यूलर वर्जन ऑफ CSS, सही है। तो इस ये आप लोगों ने थोड़ा सा बताना है। ये आप लोग की जो है आप लोग कह ले कि एक टास्क है। तो आप लोगों ने ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो गूगल से पूछे, किसी और जगह पे जाए वहां से पूछे, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जरूर बताना है। फिर नेक्स्ट इस पे हम खैर डिस्कशन भी करेंगे। तो CSS 3 जो है हम यूज करने वाले हैं क्योंकि इट इज द लेटेस्ट वर्जन। इसके जो है डिफरेंट वर्जन आए थे, मतलब इसके बाद भी CSS 3 मतलब 3 अभी चल रहा है, सही। इसके अंदर फर्दर एडिशन हुई है, सही। 3.1 भी आई थिंक सो आया है। सो मतलब यही चल रहा है, तो इसके अंदर चीजें ऐड होती गई है। मतलब ये जो 1999 में आया था वो बिल्कुल डिफरेंट है आज के से। आज आज जो हम पढ़ रहे हैं, बट नाम उसका वही है। इसके अंदर जितनी भी फीचर्स है, मोस्ट फीचर्स जो है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर फीचर्स है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो है हमारी काम की जो फीचर्स है वो भी हम देखेंगे। तो पूरा ये कोर्स होने वाला है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSS की तरफ अभी इसी वीडियो के अंदर जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSS का मतलब ये है कि जब भी हम HTML और CSS को कंबाइन करते हैं तो कितनी तरीके हैं कि हम HTML की कोड के ऊपर हम अपना CSS लगाएं। तो इसी वीडियो के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है सेलेक्टर्स होते हैं। जब आप लोग किसी भी चीज की स्टाइलिंग करते हैं तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट किया जाता है, सही है। तो उसके लिए हम सेलेक्टर का यूज करते हैं। लेट्स से अब अगर इसी फाइल के अंदर मैं जो है 1999 जो आप लोगों को नजर आ रहा है, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ या कोई स्टाइल देना चाहता हूँ या कोई जो है मैं इस तरह के हाईलाइट देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, तो ये हाईलाइट हो गया। तो इट्स मीन कि आप लोग इसके अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर तो डायरेक्ट माउस से सेलेक्ट करते हैं, बट प्रोग्रामिंग के अंदर सेलेक्टर यही काम करते हैं कि किसी भी एलिमेंट को अगर आपने सेलेक्ट करना है, उसकी स्टाइलिंग करनी है, तो उसके लिए हम सेलेक्टर का यूज करेंगे। वो भी आज के इसी वीडियो में हम देखेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो है CSS या ये जो CSS 1 है, ये पूरा मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर बोल्ड पे क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है। बट अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर आके बोल्ड करूँ तो ये देखें ये बोल्ड हो चुका है। तो इसी तरह जो है हम सेलेक्टर्स पढ़ेंगे किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में यही हम देखेंगे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे और उस प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSS देखते हैं एंड देन हम स्विच करेंगे सेलेक्टर्स। और फिर इनको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं और सेलेक्टर का यूज। सबसे पहले हमारे पास है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS हर एक टैग के अंदर जो है हम CSS करते हैं, हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली। सेकंड वन हमारे पास है इंटरनल CSS।
इंटरनल सीएसएस ये हेड टैग के अंदर HTML की लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें आप लोग को हेड टैग के बारे में मैंने बताया था। तो हेड टैग के अंदर जो है हम इंटरनल सीएसएस का यूज़ करते हैं। और थर्ड वन हमारे पास है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस हम अलग फाइल बना देते हैं और फिर HTML के साथ उसको लिंक करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए कि सीएसएस जो है ये सारा काम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। आप लोग HTML का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, फिर उसको जो है स्टाइलिंग, कलरिंग और डिफरेंट फॉर्मेट उस पर अप्लाई करना, डिफरेंट चीज़ें उस पर अप्लाई करना, तो वो CSS का काम होता है। तो CSS के अंदर 3 तरह की इम्प्लीमेंटेशन है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये हम देखेंगे वन बाय वन। फिर उसके बाद हमारे पास इनलाइन CSS या इंटरनल CSS जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। एंड देन फिर जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की, तो उसके लिए हम लिंक का टैग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनलाइन CSS की इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम सेलेक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के लिए आप लोगों को सेलेक्टर की कंसेप्ट जो है आनी चाहिए, फिर ही आप लोग जो है इंटरनल या एक्सटर्नल करेंगे। सही है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट जो है बनाया हुआ है HTML का। अब इसके अंदर इनलाइन जो CSS है, अब देखिए हेडिंग के अंदर मैं एक CSS की प्रॉपर्टी कलर लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं स्टाइल टैग लूँगा। अभी मैंने बता दिया कि इंटरनल और इनलाइन CSS के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग ले लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कलर, और कलर के अंदर मैं क्या करता हूँ, कलर के अंदर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ग्रीन, और कंट्रोल S कर रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर ये जो फाइल आप लोग को नजर आ रही है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। अब ये देखिए हेडिंग 1 जो है या हेडिंग 2 जो है ऊपर टॉप पे, इसकी कलर ग्रीन हो चुकी है। अब मैं अल्ट टैब प्रेस कर रहा हूँ, वापस विंडो पे आ रहा हूँ। अब अगर सेम प्रॉपर्टी मैंने पैराग्राफ के अंदर लगानी है, तो इसके लिए या मैंने अगेन हेडिंग 2 के अंदर लगानी है, तो यहाँ पर मैं अगेन लिखूंगा स्टाइल, और स्टाइल के बाद मैं लिखूंगा कलर, और कलर के बाद मैं लिखूंगा ग्रीन। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल S करता हूँ, सेव करता हूँ, अल्ट टैब। अब ये देखिए सेकंड हेडिंग की जो कलर है वो चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ जो है बार बार रिपीट हो रही है, तो इसी वजह से जो है इनलाइन CSS का हम यूज़ नहीं करते। मतलब सेम कोड है और 2 बार मैंने लिखा है और डिफरेंट टैग के अंदर। अब ये एक प्रॉपर्टी, अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड, कलर और स्टाइल, डिफरेंट प्रॉपर्टी CSS के लिए, तो एक्चुअल जो हमारी टैग होती है, हेडिंग टैग, वो हाइड हो जाती है। तो इसी वजह से भी जो है हम इनलाइन CSS का जो है यूज़ नहीं करते। अब ये इनलाइन CSS के अंदर सेलेक्टर का कंसेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके अंदर डिस टैग के अंदर आप लगा रहे, तो वो ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट कर लेता है। सही है। तो ये एक तो रिडंडेंट डेटा आ रहा है। सही है। फिर दूसरी बात ये है कि फाइल का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इसमें एरर के चांसेस भी आपके ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कोड जो है वो अनरीडेबल फॉर्म में चला जाता है, जो एक्चुअल टैग होती है वो बीच में हाइड हो जाती है। तो ये हमारे पास ये जो CSS है ये जो है हम यूज़ नहीं करते। पहले हम यूज़ करते थे शुरू में जब CSS आया था। आजकल जो है हम मोस्टली एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करेंगे। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, कंट्रोल S कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास इंटरनल इनलाइन CSS है। हर टैग के अंदर इंडिविजुअली आप प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब अगर हम इंटरनल की बात करें एक्सटर्नल के अंदर, अब वहाँ पर अगर मुझे H2 का कलर चेंज करना है, सारे H2 जितनी भी डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। कोड भी छोटा होगा और डायरेक्ट टारगेट करूंगा। तो इसके लिए हम आते हैं और सेलेक्टर पढ़ते हैं। सेलेक्टर क्या चीज़ है? CSS के अंदर हमारे पास सेलेक्टर जो है, आप लोग जब भी CSS करते हैं, जब भी हम स्टाइलिंग करते हैं, नॉर्मल अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, फोटोशॉप की बात करें, कोरल ड्रा की बात करें या MS वर्ड की बात करें, तो उसमें सबसे पहले हम टेक्स्ट को या जो भी आप लोगों ने लिखा होता है, पिक्चर वगैरह, उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो CSS के अंदर अगर आप CSS कर रहे हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट से आप किसी टैग को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेलेक्टर का मेन कंसेप्ट ये है कि ये आपकी टैग को, HTML की टैग को सेलेक्ट कर देता है। सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर को हम टैग सेलेक्टर भी कह सकते हैं। ये डायरेक्ट टैग को सेलेक्ट कर रहा होता है। लाइक मैं कहता हूँ H2, तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी H2 है वो सबको टारगेट करेगा और जो भी आप CSS की प्रॉपर्टी लगाएंगे उस पर लगा देगा। उसके बाद हमारे पास लेट से मैं कहता हूँ इमेज की कोई प्रॉपर्टी है, तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी इमेजेस है, ये डायरेक्टली सब इमेजेस पे वो चीज़ अप्लाई कर देगा जो आप CSS लगाना चाहते हैं। तो ये एलिमेंट सेलेक्टर है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है ID सेलेक्टर। अब एलिमेंट सेलेक्टर की ड्रॉबैक ये है कि लेट से मेरे पास 5 हेडिंग है, हेडिंग 2 5 टाइम मैंने लिखा। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट को मैं अलग कलर, सेकंड को अलग कलर, थर्ड को अलग कलर देना चाहता हूँ। अब लेट से वहाँ पर
एलिमेंट जो सेलेक्टर है वो मैं अगर यूज़ करूँगा तो वो सबको सेलेक्ट करके सबको एक जैसा कलर दे देगा। अब मेरा जो है डिमांड ये है कि हर एक हेडिंग को, हेडिंग 2 तो है लेकिन हर एक को जो है मैं अलग अलग कलर देना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं पहले आईडी असाइन करूँगा और फिर आईडी सेलेक्टर लगाऊंगा। तो आईडी असाइन करने के लिए आप लोग आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, देन आईडी कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप CSS के अंदर उसका सेलेक्टर बना रहे होंगे तो आप लोग आईडी नेम से पहले हैश लगाएंगे, ये ज़रूरी चीज़ है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्लास सेलेक्टर है। अब कभी कभार ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 पैराग्राफ है, अब मैं चाहता हूँ 3 पैराग्राफ का मैं अलग कलर रखूँ और 2 पैराग्राफ का अलग रखूँ। तो यहाँ पर आईडी जो सेलेक्टर है वो भी काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि आप एक एक इंडिविजुअली तो सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कोड बड़ा हो जाता है। एलिमेंट सेलेक्टर अगर मैं करूंगा सब पैराग्राफ पे अप्लाई करेगा तो हम क्लासेस बना देते हैं। क्लासेस मीन ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग। अब 3 पैराग्राफ पे मैंने एक जो है स्टाइलिंग करनी है और 2 पे अलग करना है तो हम क्लासेस असाइन करते हैं और जब भी उसका हम सेलेक्टर बनाते हैं तो क्लास नेम और उससे पहले डॉट लगा देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर का क्या काम है, आप लोग डिफरेंट सेलेक्टर का ग्रुप बना देते हैं और उसके अंदर कामा पुट करके आप लोग बना देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि H1 H2 अब ये डिफरेंट टैग है और P पे मैं सेम कलर अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर मैं अलग अलग करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं H1 को सेलेक्ट करूंगा, देन कलर, फिर H2 को, देन कलर, फिर जो है हेडिंग या जो भी आप लोगों ने पैराग्राफ रखा है उसका कलर चेंज करूंगा। इसके बजाय अगर मैं लिखूँ कि H1 कामा H2 कामा P टैग और उसका कलर जो भी कलर आप लोगों ने रखना है वो दे दे, तो ग्रुपिंग सेलेक्टर वहां पे काम आता है कि एक चीज मतलब डिफरेंट टैग है लेकिन उसको एक CSS आप देना चाहते हैं तो ग्रुपिंग सेलेक्टर का यूज करते हैं। फिर लास्ट वन हमारे पास है क्लास सेलेक्टर, सॉरी क्लास इन एलिमेंट सेलेक्टर। जब आप क्लास और एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन हम लेके चलते हैं तो उससे बनता है आप लोग का क्लास एंड एलिमेंट सेलेक्टर। और ये हमारे पास बेसिक सेलेक्टर है, कुछ एडवांस सेलेक्टर भी है जो कि आगे हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं इन सबको इम्प्लीमेंट करना, देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होती है और इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के साथ इसका यूज़ करेंगे। तो अब VS कोड के अंदर आ रहे हैं। तो VS कोड के अंदर आने के बाद अभी देखिए ये हेड टैग है, मैंने बता दिया कि हेड के अंदर आप लोग का इंटरनल भी यूज़ होगा और एक्सटर्नल भी यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर इंटरनल के लिए मैं क्या लगाऊंगा, स्टाइल लगाऊंगा। स्टाइल टैग मैंने लगा दी। अब इसके अंदर मैं आ गया और इसके अंदर जो H2 टैग है इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये देखिए मैंने H2 लिखा, ये एलिमेंट सेलेक्टर है और यहाँ पर आप लोग ये करली ब्रेसेस लेंगे जिसकी बॉडी होगी ये। अब देखिए H2 मेरा सेलेक्टर बन गया। कौन सा सेलेक्टर, एलिमेंट। डायरेक्ट मैं एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ, टैग को टारगेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ कलर और कलर इसका रख रहा हूँ ग्रीन। तो अब मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी H2 उसको मिलेंगे ऑटोमेटिकली उसका ग्रीन कर देगा। कंट्रोल S कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, ये देखें तो उसको जितनी भी हेडिंग्स मिले हेडिंग 2 और सबका जो कलर है उसने ग्रीन रखा है, ये देखें। तो ये आप लोग की एलिमेंट सेलेक्टर है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करके हम डिफरेंट। अब देखिए मैं कहता हूँ कि एलिमेंट सेलेक्टर का जो बैकग्राउंड कलर है, बाकी जो प्रॉपर्टी आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम इम्प्लीमेंट करना देखते हैं और सेलेक्टर से काम लेना सीखते हैं कि कैसे काम करता है सेलेक्टर। अब देखिए मैं बैकग्राउंड कलर ब्राउन कर रहा हूँ, कंट्रोल S और अल्ट टैब। अब इसके अंदर ये देखे आप लोगों की जो ये सेलेक्टर है उसकी कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। सही है, ये मैं ब्राउन कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा। अब देखिए एलिमेंट सेलेक्टर उसका जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रीन हो चुका है और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। तो ये हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर की प्रॉपर्टी है। अब देखिए अब मैं चाहता हूँ कि H2 जो फर्स्ट H2 है इसका कलर अलग रखना चाहता हूँ। ये फिलहाल मैं ग्रीन की जगह वाइट करूंगा ताकि अच्छा लगे। तो मैं वाइट कर रहा हूँ, कंट्रोल S कर रहा हूँ, अल्ट टैब। अभी देखिए सारे हेडिंग वाइट हो चुके हैं। अभी एलिमेंट सेलेक्टर, अब मैं चाहता हूँ H2 जो 3 टाइम आए, 2 को मैं अलग कलर मतलब तीनों को अलग अलग कलर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस H2 के अंदर आऊँगा और H2 के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं ID लूँगा और ID कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरा जो है हेडिंग 2 का पार्ट 1 है, या पार्ट 1 आप लोग लेके कुछ भी लिख सकते हैं, आप लोग की मर्जी है। पार्ट 1 मैंने लिखा, फिर जो है ये हेडिंग 2 का आईडी मैंने इसको असाइन कर दी, दूसरी आईडी, और इसका मैंने लिखा पार्ट 2
आप लोगों की मर्जी, जैसे आप लोग रखना चाहते हैं वो आप लोग रख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन आईडी असाइन करने से पहले आप लोग आईडी लिखना ज़रूरी है, बाकी नेम आप लोगों पे डिपेंड करता है। और आईडी का कंसेप्ट ये है कि ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते सेम नेम के साथ, सही है। तो ये यूनिक होती है। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो फिर वो मसला करेगा। देखिए फर्स्ट हेडिंग 2 को मैंने क्या दिया, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 1, इसी तरह मैंने कंबाइन करके ये बना दी। अब मैं अगर पार्ट 1 को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो अभी मैंने बता दिया कि आईडी सेलेक्टर से पहले हम आईडी नेम लिखेंगे और उससे पहले हम हैश। तो फर्स्ट का क्या नाम है, पार्ट 1, और इसका मैं सेलेक्टर बना रहा हूँ और मैं कहता हूँ इसका जो कलर है, जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रे रखे। मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, ये देखिए फर्स्ट हेडिंग का जो कलर है वो ग्रे हो चुका है बाय डिफॉल्ट। अब इसके अंदर वो H2 का आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी सेलेक्टर को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ और ये जो बाकी मैंने आईडी बनाई है तो यहाँ पर आईडी 2 हो जाएगी और यहाँ पर आईडी 3 हो जाएगी। और यहाँ पर जो कलर है वो मैं चेंज करने लगा हूँ। तो यहाँ पर जो कलर है उसमें ये मैं वाइट रख रहा हूँ और इसके अंदर जो है मैं कलर रख रहा हूँ, कोई भी कलर आप लोग रख सकते हैं। लाइक मैं इसके अंदर ग्रीन टाइप कलर रख देता हूँ या इस तरह का कोई मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, ये देखे। अब मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ। अब देखे हर एक हेडिंग की जो है कलर चेंज हो चुकी है और डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं। तो ये आप लोग एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एलिमेंट सबको सेलेक्ट कर रहा होता है। अब आईडी ने सेम हेडिंग है बट उसको अलग अलग कलर दे दी उसकी यूनिक आईडी की वजह से, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्लास सेलेक्टर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और हेडिंग्स ले लेता हूँ, 3 हेडिंग्स ले लेता हूँ और इस हेडिंग्स को जो है मैं हेडिंग 1 ले लेता हूँ, सही है। मैं कहता हूँ हेडिंग 1 और मल्टीप्लाई विथ 3 टाइम। ये देखिए H1 मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 3 टाइम। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो H3, ये एमिट एब्रीवेशन, मतलब आप लोग शॉर्टकट की के थ्रू भी VS कोड के अंदर ये लिख सकते हैं। अब मैंने H1 लिखा और H1 मल्टीप्लाई विथ 3, तो इसका मतलब है कि H1 3 टाइम आप लेके आए। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये देखें ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इसके अंदर जो है H1 एंड मल्टीप्लाई विथ 3 देन एंटर। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इसको H1 मल्टीप्लाई विथ 3 कर रहा हूँ, ये देखिए 3 टाइम H1 आ चुका है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेडिंग 1 और सेम टेक्स्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, बाकी हेडिंग्स के अंदर भी डाल देता हूँ। ये देखिए हेडिंग 1 एंड देन हेडिंग 1। अब यहाँ पर देखें, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 फर्स्ट हेडिंग 1 है इसको मैं अलग कलर देना चाहता हूँ और ये लास्ट वन जो है इसको अलग, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि और हेडिंग भी बना लेता हूँ, 2 क्लासेस का मैं बना देता हूँ या 4 हेडिंग हो गए। अब मैं चाहता हूँ 2 के ऊपर अलग में लगा दूँ और 2 के ऊपर अलग लगा दूँ। तो अगर मैं आईडी एलिमेंट सेलेक्टर से जाऊँगा तो एलिमेंट सेलेक्टर से मसला ये होगा कि सब की हम आईडी असाइन करेंगे फिर इंडिविजुअली टारगेट करेंगे, तो ये लेंथी प्रोसेस है। अगर मैं एलिमेंट से जाऊँगा तो एलिमेंट सबको करेगा, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा। तो अब मैं क्लासेस बनाऊँगा, 2 का ग्रुप बना दूंगा और 2 का ग्रुप बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग 1 को यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ, क्लास, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ P1, सही है। और इसके अंदर यही क्लास में कॉपी कर रहा हूँ, नीचे भी पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, क्लास आपका सेम हो सकता है। अब 2 एलिमेंट का मैं सेम क्लास रख रहा हूँ और 2 का सेम रख रहा हूँ, सही है, क्योंकि 2 की स्टाइलिंग मैंने अलग करनी है और 2 की स्टाइलिंग मैंने अलग करनी है। तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और कॉपी पेस्ट के अंदर ये देखे ये दूसरा ग्रुप है इसको मैंने P2 दे दिया। ये नेम आप लोग अपनी मर्जी से, जिस तरह आईडी के अंदर हमने असाइन किया आप लोग क्लास के अंदर भी, और इसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद इसका जो मैं CSS है वो मैं इस तरह की करूँगा। मैं क्लास नेम, लेकिन क्लास नेम से पहले मैं क्या करूँगा, डॉट लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा P1 और P1 लिखने के बाद मैं कहूँगा कि कलर, और इसका जो कलर है वो एक्वा कलर कर दे, कंट्रोल एस अल्ट टैब। अब देखें हमारे पास ये जो हेडिंग 2 आ गई है इसका कलर एक्वा हो चुका है, लेकिन ये जो 2 नीचे है इस पे अब कोई कलर अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसका क्लास अलग बनाया है, तो उसका P2 है। मैं अब इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा P2। अब देखिए इसका मैं कलर क्या कर देता हूँ, इसका मैं जो कलर है ब्लू कर देता हूँ, कंट्रोल एस अल्ट टैब। अब देखिए ऊपर 2 हेडिंग का हमारे पास अलग कलर आ गया है और नीचे 2 हेडिंग्स का
अलग कलर आ गया। तो यहाँ पर क्लास की कंसेप्ट, जब भी आप लोग कम्बिनेशन बनाते हैं ग्रुप्स किसी चीज़ सिमिलर CSS के लिए, जब भी हम सिमिलर CSS करना चाहते हैं मोर देन वन थिंग, उसके लिए हम क्लास असाइन कर देते हैं। अब देखें, अब एक इसके अंदर एक और चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है अब हम ग्रुपिंग सेलेक्टर, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लेट से एक 2-3 पैराग्राफ ले लेता हूँ और हेडिंग भी ले लेता हूँ। H2 मैंने लिया 2 टाइम और यहाँ पर मैंने लिखा हेडिंग 2 पार्ट 1, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर भी पेस्ट किया और इसको पार्ट 2 कर दिया। और यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग ले रहा हूँ, लोरेम के थ्रू मैं 10 वर्ड्स का पैरा डाल रहा हूँ इसके अंदर। और पैराग्राफ डालने के बाद जो है हम क्या करेंगे, नीचे वाले के अंदर भी एक पैराग्राफ डाल देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं हेडिंग 1 भी ले रहा हूँ। ये देखिए हेडिंग 1। अब मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग 2 जो है, पैराग्राफ जो है और हेडिंग 1, इसका मैं सेम कलर रखना चाहते तो इसके लिए आप लोग क्लास भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लास अगर हम देंगे और सबके ऊपर क्लास लगाएंगे तो वो भी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इसी वजह से मैं ग्रुप बना देता हूँ इन सब का। तो मैं जाऊँगा और यहाँ पर ग्रुप बनाऊँगा ऊपर स्टाइल के अंदर। ये देखिए मैं जितना भी CSS है वो इनसाइड स्टाइल में कर रहा हूँ। ये देखिए ये स्टाइल है और स्टाइल के अंदर ही मैं काम कर रहा हूँ, सही है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो है ग्रुपिंग बनाऊँगा। तो ग्रुपिंग के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा कि H2 सेलेक्ट करें, कामा H1 सेलेक्ट करें और कामा P सेलेक्ट करें और इन सब का जो कलर है वो रेड रखे। Ctrl+S कर रहा हूँ, Alt टैब कर रहा हूँ, तो लास्ट वाली जितनी भी पैराग्राफ और हेडिंग है वो सारे हमारे पास रेड आ चुके हैं। ये देखें, और ये जो उसका कलर आ रहा है ये ऊपर से आ रहा है क्योंकि हमने हेडिंग की बैकग्राउंड पे भी यहाँ पे लगा दिया है। H2 का हमने बैकग्राउंड ये रखा है। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सही, कमेंट आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें, Ctrl// प्रेस करें, Ctrl+S करें और उसके बाद Alt टैब करें। अब देखें उसका जो कलर है, अब देखें हेडिंग 2 जो है वो भी सिलेक्ट हुआ है, हेडिंग 1 भी सिलेक्ट है और पैराग्राफ भी। ये ग्रुपिंग सेलेक्टर के थ्रू ही पॉसिबल है। अब देखें आप लोगों का ये सारा इंटरनल CSS है, ये जितना भी हमने CSS किया है ना ये इंटरनल है। अब सेम CSS का मैं अलग फाइल बना दूं तो एक्सटर्नल कहलाएगा। बाकी एग्जैक्टली यही चीज़ है, लेकिन उसको लिंक कैसे करेंगे वो मैं भी बता देता हूँ। ये देखें अब ये जितना भी CSS है मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। ये देखें मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, Ctrl+X से कट कर रहा हूँ और ये जो चीज़ है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इस साइड पे फाइल डायरेक्टरी पे और इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ न्यू फाइल पे। न्यू फाइल, यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ style.css के नाम से। आप लोग नाम कुछ भी रखें, .css एक्सटेंशन लगाना जरूरी। अब ये एक फाइल बनाएगा। अब देखें वो जितना CSS मैंने वहाँ से कॉपी किया था इधर मैंने लगा दी। अब मैं अगर Ctrl+S करूँ, Alt टैब करूँ तो उस पर वो CSS अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने लिंक नहीं किया। ये अलग फाइल में चला गया, ये देखिए अलग फाइल में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो है अब हमने लिंक नहीं किया है तो हेड के अंदर हम लिंक टैग यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल के लिए हम लिंक टैग यूज़ करेंगे, वहाँ इंटरनल और इनलाइन के लिए हम स्टाइल टैग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर लिंक टैग। तो मैं लिंक लिखूंगा और जैसे ही मैं लिंक लिखूंगा तो यहाँ पर वो कहेगा कि स्टाइल शीट आप वो कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, यह स्टाइल शीट है। और यहाँ पर रेफरेंस देंगे। तो रेफरेंस क्या है, मैं कहता हूँ मेरे स्टाइल शीट का नाम क्या है, style.css। उसको मैं Ctrl+S से सेव कर रहा हूँ और Alt टैब कर रहा हूँ। ये देखें जितना भी हमने CSS लगाया था वो एज इट इज़ आप लोग का अप्लाई हो चुका है। तो इंटरनल और इनलाइन में इतना खास फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है कि एक फ़ाइल के अंदर ही यूज़ हो रहा है, यहाँ पे यूज़ हो रहा था तो इसी वजह से भी आप लोग का फाइल बड़ा हो जाता है। अब इसको अरेंज करना है, मैनेज करना है, ये बहुत ईजी हो गया। HTML इस फाइल के अंदर है और CSS इस फाइल के अंदर। अगर मैंने CSS के अंदर कोई चेंजेस करनी है तो इधर आऊँगा, अगर मैंने HTML के अंदर कोई चेंजेस करनी है तो इधर आऊँगा। तो ये आप लोगों की 3 तरह की CSS हमने पढ़ ली और एक्सटर्नल के अंदर भी आप लोगों का जितनी भी हमने सेलेक्टर पढ़े एग्जैक्टली वही सेलेक्टर आप लोग यूज़ करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही था।
हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि सीएसएस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसएस एंड सेलेक्टर ऑफ सीएसएस। हमने बेसिक सेलेक्टर्स पढ़े हैं। तो आप लोगों ने एक और चीज़ करना है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाना है और मुझे थोड़े से एडवांस सेलेक्टर भी बताने हैं, उसके नेम बताने हैं। आप लोग गूगल पे सर्च करें कि एडवांस सेलेक्टर ऑफ सीएसएस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ बेसिक सेलेक्टर, आप लोगों ने थोड़े से एडवांस सेलेक्टर मुझे बताने हैं, सिर्फ नेम बताने। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको देखेंगे, डिफरेंट वीडियो की जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस पे भी काम करेंगे आने वाले टाइम में। अब इसके अलावा जो है, ये हमने जो पढ़ा इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को समझ आएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या कम्युनिटी के अंदर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अपने दोस्तों को भी बताएँ कि यहाँ पर जो है फ्री कोर्सेज़ होने वाली है। मतलब हमने डिफरेंट फ्री कोर्सेज़ स्टार्ट किए हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।